This is the Amresh Ji of Amresh Harsh Academy, and this is the crash and revision course for batch Harsh Spandan, and chapter number 6, work, energy and power, and lecture number 2. My name is Dr. Amresh Chaudhary and calling name is Harsh. Today I will discuss the topic and subtopics are Amresh questions. मेंस लेवल के पहले क्वेश्चंस करेंगे, फिर एडवांस लेवल के क्वेश्चंस करेंगे. When a rubber band is stretched by a distance x, it exerts a restoring force of magnitude F equal to ax plus bx square. Where a and b are constants, the work done is in stretching the unstretched rubber band by L is what? इसका मतलब है कि रबर बैंड को जो स्ट्रेच किया है हम लोगों ने, तो उसके लिए कितना वर्क डन करना पड़ेगा. सो वर्क डन इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ वेक्टर ऑफ एफ डॉट डी एक्स, या यू को एफ डी एक्स लिख सकते हैं, फ्रॉम 0 टू एल. सो इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू एल, एफ इज हियर ए एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर. अब ए कांस्टेंट है, बाहर कर दीजिए. एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फ्रॉम 0 टू एल, प्लस बी इज कांस्टेंट एक्स क्यूब अपॉन 3 फ्रॉम 0 टू एल. इंटीग्रेशन का फॉर्मूला आप लोगों को पता ही होगा. इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू द पावर एन इक्वल टू एक्स टू द पावर एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1. वही फॉर्मूला मैंने यहाँ पे अप्लाई किया है. हायर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ए इंटू एल स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर, तो एल स्क्वायर ही बचा. ए एल स्क्वायर प्लस 2 अपॉन b बाय 3 एल क्यूब आंसर. ठीक है, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? सी नंबर, ए एल स्क्वायर बाय 2 प्लस बी एल क्यूब अपॉन 3. क्लियर? यस. नेक्स्ट, अब फोर्स F इज इक्वल टू 5i कैप प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप न्यूटन इज अप्लाइड ओवर अ पार्टिकल which displaces it from its origin to the point r equal to 2i cap minus j cap. क्वेश्चन को समझो बेटा, फील करो पहले. एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पे जा रहा है. ये पोजीशन है इनिशियल, मतलब ओरिजिन है, मतलब 0i कैप प्लस 0j कैप, और वहां से कहां जा रहा है? 2i कैप माइनस j कैप के पास. तो वर्क डन ऑन द पार्टिकल इज व्हाट? सो वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? वेक्टर ऑफ आर माइनस वेक्टर ऑफ ओरिजिन. So that is the vector of f dot vector of r. F is here 5i cap plus 3j cap plus 2k cap dot. r के जगह क्या लिखोगे? 2i cap minus j cap. अब i cap dot i cap 1 होता है, तो 5 into 2 plus 3 into minus 1 प्लस 2 इंटू 0, क्योंकि के तो है ही नहीं, 0 के कैप है, इसलिए 5 to 10 minus 3 is equal to 7 joule. So your answer should be B number. Yes sir. क्लियर है? Yes. Next, an athlete in the Olympic Games covers a distance of 100 meter in 10 seconds. 10 सेकेंड में वो 100 मीटर डिस्टेंस कवर करता है. His kinetic energy can be estimated in the range. कहता है बताओ उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, यही पूछा जाता है. Yes. अगर मुझे एवरेज स्पीड पता करना हो तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो 100 अपॉन 10 इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड. हम लोग एज्यूम कर लेते हैं कि मास ऑफ द एथलीट जो है वो 60 kg है. मैं लिख देता हूं, एजम्पशन इज हियर. ठीक है, मास ऑफ एथलीट इज इक्वल टू 60 kg, एवरेज ले लिया. तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है? हाफ इंटू एम इंटू वी स्क्वायर. तो हाफ इंटू 60 इंटू 10 स्क्वायर, 2 से कट कर दीजिए, 30 बिकम 3000 जूल आंसर. यस सर. का मतलब कहां से कहां तक होना चाहिए? 3000 जूल तक मैक्सिमम इसकी वैल्यू होनी चाहिए, एवरेज जो है. कहता है एस्टिमेटेड रेंज कहां हो सकता है? 200 जूल से 500 जूल ना, गलत है. ठीक है, 20,000 से 50,000 के बीच में होना चाहिए. हाँ भाई, ये होना चाहिए, सी नंबर. सर
तुम लोग ध्यान क्यों नहीं देते भाई, मैं कुछ भी करता हूँ। 3000 आया ना, तो हाँ? डी होगा। 3000 होगा ना, तो डी बोला होगा ना क्यों नहीं, ये सर। लड़का क्यों नहीं बोल रहा है, गौरव क्यों नहीं बोल रहा है? अरे डी होगा ना, 2000 जूल से 5000 जूल के बीच में होगा ना। क्लियर है? यस नेक्स्ट, a particle of mass 100 gram is thrown vertically upwards with a speed of 5 meter per second. The work done by the force of gravity during the time the particle goes up is what? ठीक है, अब मुझे बताइए वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी कितना होगा? यस फोर्स ऑफ ग्रेविटी, तो वर्क डन इज इक्वल टू लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, जितना उसका काइनेटिक एनर्जी लॉस होगा उतना ही उस पर काम होगा। तो यू नो हाफ इंटू एम इंटू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, सो हाफ इंटू मास इज यर 100 ग्राम, तो 100 अपॉन 1000, फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जाके रुक जाएगी बॉडी वहां पे, तो 0 स्क्वायर। इनिशियल वेलोसिटी कितना है, 5 मीटर पर सेकेंड। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 0 0 0 0 कट, 5 स्क्वायर 25 अपॉन 20, 5 4 जा 5 5 जा, आंसर इज 1.25 जूल बाय द नेगेटिव साइन। यस देन आंसर शुड बी, ये 125 लिखा है, ये 1.25 लिखा होना चाहिए, सॉरी इसमें गलत है, ये है 1.25, आंसर शुड बी डी नंबर। क्लियर है? यस नेक्स्ट, अ बॉल हुज काइनेटिक एनर्जी इज, ये क्या लिखा है इसको मैं अभी इंप्रूव कर दूंगा, ठीक है, इज प्रोजेक्टेड एट एंगल ऑफ द 45 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉल एट द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ इट्स फ्लाइट विल बी व्हाट? ठीक है, तो एनर्जी को ई लेट कर लो क्योंकि ई के फॉर्म में दिया हुआ है, तो यू नो अ बॉल हुज काइनेटिक एनर्जी इज ई प्रोजेक्टेड एन एंगल ऑफ 45 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल, मैंने ऐसे प्रोजेक्ट किया गया है। काइनेटिक एनर्जी बॉल एट द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द फ्लाइट क्या होगा? ठीक है, देखो क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है। सपोज करो बॉल को पहले प्रोजेक्ट किया गया है, तो उसकी एनर्जी कितनी होगी, हाफ एम यू स्क्वायर। सर तो यू नो एनर्जी इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या होगा, इनिशियल एनर्जी की अगर बात करें तो E इज इक्वल टू हाफ एम यू स्क्वायर, अगर यू वेलोसिटी से उसको प्रोजेक्ट किया गया है तो एट द हाईएस्ट पॉइंट द वेलोसिटी ऑफ द बॉल विल बी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन, तो हॉरिजॉन्टल पॉइंट क्या होगा, यू कॉस थीटा, माने यू कॉस 45 डिग्री, क्योंकि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ये हो जाता है। ठीक है, मैं लिख देता हूं यहाँ पे हॉरिजॉन्टल, या एट द हाईएस्ट पॉइंट, at the highest point velocity is the horizontal component, so u cos 45, that is the u upon root 2. So you know the kinetic energy of ball at the highest point is E dash is equal to half into m into v square. yes So you can say that half into mass is your m and v square, that is the u upon root 2 square. तो हाफ इंटू हाफ एम यू स्क्वायर, हाफ एम यू स्क्वायर इक्वल टू ई, सो योर आंसर शुड बी ई बाय 2, आंसर इज सी नंबर। यस और नो? नेक्स्ट, अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड एन एंगल ऑफ 60 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल, ठीक है, विद द काइनेटिक एनर्जी ई, द काइनेटिक एनर्जी एट द हाईएस्ट पॉइंट इज व्हाट? कितना इजी है, मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी एट हाईएस्ट पॉइंट इज इक्वल टू हाफ इंटू एम इंटू क्या होगा बताओ, यू कॉस 60 डिग्री होल स्क्वायर, सो हाफ इंटू एम इंटू यू स्क्वायर, कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, उसका स्क्वायर कर दीजिए तो 1/4, तो यू नो आंसर शुड बी ई बाय 4, बी नंबर। नेक्स्ट, a particle moves in a straight line with retardation proportional to its displacement. A is directly proportional to the x. Its loss of kinetic energy, you know, A is directly proportional to the x. ठीक है,
तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, a इज इक्वल टू माइनस के एक्स, क्योंकि यहाँ पे रिटार्डेशन हो रहा है, तो यू नो a इज इक्वल टू माइनस के एक्स, माइनस फॉर द रिटार्डेशन. So you know acceleration is equal to dv upon dt is equal to dv upon dx into dx upon dt. So is equal to v into dv upon dx. Clear? अब a is equal to minus kx है, यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दीजिए. तो v dv upon dx is equal to minus kx. Yes. तो v dv is equal to minus kx dx. ठीक है. So integration of v dv is equal to integration of minus kx dx. कहां से कहां तक? Initial velocity is you know u and final velocity is equal to v. Initial momentum is initial displacement is 0, final is x. अब v dv का इंटीग्रेशन you know v square upon 2 from u to v is equal to minus k is constant, integration of x become x square upon 2 from 0 to x. सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, हाफ इंटू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर. ठीक है. तो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ इंटू एम इंटू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर. सो इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ, नेगेटिव ना लॉस हो गया, हाफ ऑफ एम के एक्स स्क्वायर. देन योर आंसर शुड बी हाफ एम के एक्स स्क्वायर, मीन्स एक्स स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. तो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी is directly proportional to the x square. So your answer should be A number. Clear? Yes. Now, the potential energy of a 1 kg particle free to move along the x-axis, Vx is equal to x to the power 4 by 4 minus x square by 2. The total mechanical energy of the particle is 2 joule. Then the maximum speed is what? देखो ये maximum word पे ध्यान देना. इसका मतलब जब मैक्सिमम निकालना है तो इसका मतलब मैक्सिमम मिनिमम करना पड़ेगा. Here potential energy Vx is equal to x to the power 4 upon 4 minus x square upon 2. For maxima or minima, for maxima or minima, dv upon dx is equal to 0. अब इसका डिफरेंशिएशन कर दीजिए. 1 upon 4 into 4x cube minus half into 2x is equal to 0. 4 4 cut, 2 2 cut, x cube minus x is equal to 0. X is common, so x square minus 1 is equal to 0. So you can say that x is equal to 0 or x is equal to plus minus 1. Yes or no? Yes, तो sir. फिर से मैक्सिमम मिनिमा देखना है तो डबल डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा. तो d2v अपॉन dx स्क्वायर इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 1. तो एट x इज इक्वल टू 0 d2v अपॉन dx स्क्वायर इज इक्वल टू 0 minus 1 become minus 1. And at x is equal to plus minus 1, you know d2v upon dx square is equal to, यहाँ पुट कर दो 1 3 equal to 1, 3 minus 1 become 2, and which is the greater than 0. जब greater than 0 होता है तभी तो मिनिमा होती है. तो you can write here hence potential energy is minimum at x is equal to plus minus 1. ठीक है. Yes. यहां तक क्या दिक्कत है बताइए. तो मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी प्लस मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू टोटल एनर्जी. यस और नो? Yes, sir. ठीक है. तो अब यू नो मिनिमम काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, तो अब इसको सब्स्टिट्यूट कर दीजिए यहाँ पे. तो यू नो 1 by here just a minute.
x की जगह पुट कर दिया तो 1/4 माइनस 1/2 प्लस मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 2, क्योंकि मैक्सिमम इसकी वैल्यू 2 है। तो 1/4 माइनस हाफ बिकम 1/4। अगले साइड लेके जाइए, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 2 प्लस 1/4 इज इक्वल टू 9/4। सिंस काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर इज इक्वल टू 9/4, 2 से 4 को कट करो, v स्क्वायर इज इक्वल टू 9/2m। so v is equal to under root 9/2m, under root 9/2 into value of m is here, m कितना है 1 kg। yes, तो अंडर रूट 9/2 is equal to 3/√2 meter per second, then your answer should be C number। yes or no? No, sir. ये लेंथ क्वेश्चन है, ठीक है। Next question, a particle is moving in a circle of radius r under the action of a force F is equal to alpha r square, which is directed towards the center of the circle. Total mechanical energy, which is the sum of kinetic energy plus potential energy of the particle, take potential energy equal to 0 for r equal to 0 is what? मतलब टोटल एनर्जी क्या होगी? देखो, कोई भी बॉडी सर्कल में मूव कर रहा है तो सेंट्रीपिटल सेंट्रीफ्यूगल दोनों आपस में इक्वल होंगे, तो mv स्क्वायर अपॉन r इज इक्वल टू अल्फा r स्क्वायर, बट यू नो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व कर दीजिए। हाफ इंटू mv स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते हैं, अल्फा r क्यूब। अल्फा r क्यूब। सो यू नो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to r of f dr इज इक्वल टू 0 to r अल्फा r स्क्वायर dr। अब इंटीग्रेट कर दीजिए, अल्फा r क्यूब अपॉन 3, तो पोटेंशियल आ गया, काइनेटिक आ गया है, तो टोटल निकालना है। तो टोटल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू हाफ अल्फा r क्यूब प्लस अल्फा r क्यूब अपॉन 3। ठीक है, अब सॉल्व कर लीजिए इसको, तो 5/6 अल्फा r क्यूब, then your answer should be B number। clear? Yes. Now consider the following two statements: linear momentum of a system of particle is 0, kinetic energy of a system of particle is 0। ठीक है, कहता है बताइए तब इसमें कौन सा सही है। A does not imply B and B does not imply A। गलत है भाई, A implies B but B does not imply, ये भी गलत है। हाँ, A does not imply B but B implies A, तो C नंबर आंसर होना चाहिए, क्योंकि आपको पता ही है कि काइनेटिक एनर्जी जो लिनियर मोमेंटम जो है वो क्या होता है। ठीक है, सिस्टम ऑफ पार्टिकल क्या होता है, कंजर्व्ड होते हैं, बट काइनेटिक एनर्जी जो है वो कंजर्व होगा या नहीं, तो वो तो इंप्लाई करेगा। तो योर आंसर शुड बी A does not imply B, but B implies A। Yes. Now, a uniform chain of length 2 meter is kept on a table such that a length of 60 centimeter hangs freely from the edge of the table। ठीक है, इस तरह का चेन है। The total mass of the chain is 4 kg। What is the work done in pulling the entire chain on the table? देखो, पहले ये समझिए कि इसमें मास ऑफ लेंथ ऑफ 2 मीटर कितना दिया हुआ है, तो 4 kg। यस और नो? हाँ। तो 60 सेंटीमीटर, यहाँ क्या कह रहा है कि 60 सेंटीमीटर हैंग है, तो उसका मास कितना होगा। तो पहले मैं लिख रहा हूं, मास ऑफ लेंथ 2 मीटर ऑफ द चेन is equal to 4 kg, and you know mass of length 60 centimeter of the chain is equal to 4 into 0.60/2। तो 4 से 2 को कट कर दीजिए, here it is the 1.2 kg। वेट क्या होगा इसका, तो वेट ऑफ द हैंगिंग पार्ट, वेट ऑफ द
hanging part of the chain is equal to 1.2 into 10, क्योंकि mg होता है ना इसीलिए, तो आंसर इज 12 न्यूटन. यस और नो? Yes. तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द हैंगिंग पार्ट लाइज इन द मिड पॉइंट. इसका मतलब 30 सेंटीमीटर बिलो द एज ऑफ द टेबल. यहां से 30 सेंटीमीटर पे इसका सेंटर ऑफ मास लाई करेगा. Yes. ठीक है. तो वर्क रिक्वायर्ड टू पुलिंग द हैंगिंग पार्ट ऑन द टेबल इज इक्वल टू, यू नो, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्टेंस. तो वर्क इज हियर 12, sorry, force is 12 and distance is equal to 0.30. Then your answer should be 3.6 joule. Yes or no? Yes. So answer is B number. Clear है? हाँ. Okay. Yes sir. Next. हाँ. Yes. A mass of m kg is suspended by a weightless string. The horizontal force that is required to displace it until the string makes an angle of the 45 degree. ठीक है. यहाँ पे फोर्स लग रहा है, नीचे वेट काम कर रहा है. ठीक है. हाँ. तो with the initial vertical direction, the horizontal force की वैल्यू क्या होगी, यही हमें कैलकुलेट करना है. Yes. देखो, by the conservation of energy, work done by force equal to change in the potential energy. Yes or no? हाँ. तो Change of the potential. by conservation of energy, you know, work done by force F is equal to change in potential energy of mass m. So F into Bn is equal to mg into length. यही ना होता है. वर्क डन इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट और पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू mgh. सो F इनटू, अब Bn कैलकुलेट कर लीजिए. देखो ये Bn है, ये हमें निकालना है. ये 45 डिग्री है, तो ये हुआ L cos 45, ये हो गया L sin 45. यस और नो? Yes. You can say that L sin 45 is equal to mg into, अब an हमें लिखना है, तो यहाँ टोटल लेंथ था L और माइनस L cos 45 डिग्री. ठीक है. L minus L यहाँ cos से यहाँ 45 टोटल लेंथ degree. हाँ. L है और ये वाला पार्ट क्या हो गया, L cos 45. तो रेस्ट का पार्ट क्या बचा है, Yes. L minus L cos 45. सो यू नो F into L कॉमन लेके हटा दीजिए. sin 45 is equal to mg into 1 minus cos 45. क्लियर है? Yes. तो हमें क्या निकालना है, कह रहा है कि हॉरिजॉन्टल फोर्स निकालना है. तो F is equal to, you know, mg 1 upon sin 45 minus cos upon sin cot 45. So F is equal to mg into sin 45 की वैल्यू 1 by root 2, रेसिप्रोकल कर दीजिए. दिस इज द root 2 minus cot 45 is the 1. Then your answer should be mg into root 2 minus 1. Answer is B number. Yes or no? Yes. Yes. Next question. A spring of spring constant is 5 into 10 to the power 3 Newton per meter. It is stressed initially by 5 centimeters. From the unstressed position, then the work required to stretch it further by another 5 centimeter is what? ठीक है. देखिए, वर्क डन इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है, हाफ इंटू के इंटू x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर, या x फाइनल स्क्वायर माइनस x इनिशियल स्क्वायर, यही लिख सकते हैं. x इनिशियल कितना है 5 सेंटीमीटर, दैट इज द 0.05 मीटर. फाइनल कितना है, तो 5 plus 5 that is the 10 centimeter, that is the 0.10 meter. So work done is equal to half into 5 into 10 to the power 3 into 0.10 square minus 0.05 square. अब इसको सॉल्व कर दीजिए.
तो 5 into 10 to the power 3 upon 2 into 0.010 square minus 0.05 square is equal to 18.75 Newton meter. So your answer should be B number. Clear है? ओके, यस सर। दिक्कत हुआ पहले ये बताओ यहाँ पे। नहीं वो इनिशियल माइनस सॉरी फाइनल माइनस इनिशियल करके निकाला फाइनल था, माइनस तो इनिशियल कर दिया, हमें पता चल गया कि स्ट्रेच करने में कितना हमें वर्क करना पड़ा है। नेक्स्ट, ये a spring of force constant is 800 Newton per meter, has an extension of 5 centimeter. The work done in extending it from 5 centimeter to 15 centimeter is what? So work same वाला क्वेश्चन उसी तरह का है, हाफ इंटू के x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर या xf स्क्वायर माइनस xi स्क्वायर लिख सकते हैं। तो हाफ इंटू के का वैल्यू कितना है 800, क्योंकि देखो स्प्रिंग कांस्टेंट को ही के कहते हैं, इसी को फोर्स कांस्टेंट भी कहा जाता है। ठीक है, x2 स्क्वायर कितना है 15 सेंटीमीटर, तो दैट इज द 0.15 स्क्वायर माइनस 0.05 स्क्वायर, तो 2 से इसको कट कर दीजिए 400। ठीक है, इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो 0.15 प्लस 0.05 बिकम 0.20 इंटू 0.10। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, 4 2 जा 8 जूल आंसर। सो योर आंसर शुड बी बी नंबर। क्लियर है? हाँ, यस सर। नेक्स्ट, द ब्लॉक ऑफ मास m, देखो ये एक ब्लॉक है जिसका मास m है, मूविंग ऑन द फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल सरफेस, collides with the spring of spring constant k and Yes. compresses it by length L लेंथ से उसको कंप्रेस कर दिया गया। The maximum momentum of the block after collision is what? यही क्वेश्चन है। तो पहले समझो इसको, जब स्प्रिंग को कंप्रेस करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी इसका लॉस होगा, तो मैं क्या लिख सकता हूं, काइनेटिक एनर्जी लॉस्ट बाय मास m is equal to potential energy stored in the compressed spring. Yes or no? Yes. Compressed spring, तो काइनेटिक एनर्जी का क्या फॉर्मूला होता है, हाफ mv स्क्वायर, तो हाफ mv मैक्स स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा यहाँ पे, हाफ के एल स्क्वायर, तो हाफ एंड हाफ कट। हमें क्या पूछा जा रहा है, मैक्सिमम मोमेंटम, तो मोमेंटम के लिए हमें m इंटू वी चाहिए, तो पहले v निकाल लेते हैं। तो यू नो v मैक्स स्क्वायर इज इक्वल टू के एल स्क्वायर अपॉन m, तो v मैक्स इज इक्वल टू अंडर रूट के एल स्क्वायर अपॉन m, तो l को बाहर कर दीजिए, अंडर रूट के अपॉन m। यस और नो? Now Yes. momentum is equal to mass into velocity, तो m into l अंडर रूट के अपॉन m। ठीक है, अब इस m को अंदर लेके चले जाइए, तो m स्क्वायर हो जाएगा और m क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो अंडर रूट m k इंटू कैपिटल L, तो आंसर इज Yes. सी नंबर। क्लियर है? Answer C number. Yes. नेक्स्ट क्वेश्चन, a 2 kg block slides on a horizontal floor, ठीक है, with a speed Yeah. of 4 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, एक हॉरिजॉन्टल फ्लोर पर एक 2 kg ब्लॉक जो है वो स्लाइड कर रहा है 4 मीटर पर सेकेंड के स्पीड पे। इट स्ट्राइक्स एन अनकंप्रेस्ड स्प्रिंग एंड कंप्रेसेस इट टिल द ब्लॉक इज मोशनलेस, जब तक वो रुक नहीं जाता है तब तक उसमें कंप्रेशन होती है। द फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन इज 15 न्यूटन।
and spring constant is 10/100 Newton per meter. The spring compresses by what? माने इस स्प्रिंग कितना कंप्रेस हुआ वो मुझे निकालना है. सेम पहले की तरह ही काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ब्लॉक इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी प्लस वर्क डन. थोड़ा सा बढ़ जाएगा इसमें, हाँ क्योंकि अगर तुमने उसको कंप्रेस किया तो क्या होगा कि जितना तुमने काइनेटिक एनर्जी मतलब पहले तो ये कि तूने कितना वर्क किया उस पे प्लस उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हुई ये उस पे इसका इफेक्ट पड़े तो लाइक टोटल टोटल वर्क इफेक्ट. बढ़े. मैं लिख देता हूँ इसको, देखो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ब्लॉक, ठीक है, इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द स्प्रिंग प्लस वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन. यहां तक क्या दिक्कत है बताइए? मैं फिगर फिर से कर देता हूँ. प्लस वर्क डन अगेंस्ट द स्प्रिंग आपके फ्रिक्शन. पास है, यहाँ पे फोर्स आपने लगाया तो ये Yes. यहां तक जाके यहाँ तब जाके यहाँ पे रुका है, तो इतना दूर उसने चला तो इतना जाने में कितना वर्क करना पड़ा, प्लस यहाँ जो स्प्रिंग में एनर्जी स्टोर हो गई, तो दिस एनर्जी प्लस दिस एनर्जी इक्वल टू इनिशियल काइनेटिक एनर्जी. यस और नो? यहाँ क्या दिक्कत है Yes. ये बताओ मुझे. इनिशियल, हाँ मतलब फाइनल में जब कन्वर्ट होता है तो वो पहले पोटेंशियल एनर्जी एंड फ्रिक्शन. अच्छा मतलब इसको ऐसे भी देख सकते हैं ना कि अगर इसको इस साइड कर दिया तो फिर इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ ब्लॉक माइनस वर्क डन बाय फ्रिक्शन इज इक्वल टू, हाँ मैंने ऐसे किया था. अच्छा ठीक है, माइनस पोटेंशियल एनर्जी सेम ही तो हुआ, ठीक है. हाँ क्या लिख सकते हैं? yes. हाफ mv स्क्वायर हाफ इंटू 2 इंटू 4 स्क्वायर इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, हाफ के एक्स स्क्वायर हाफ इंटू, ठीक है, ये कितना है 10/100 है कि 10,000 है ये, ठीक है. yes. रुक जाओ मुझे देखने दो, क्योंकि 10/100 तो हो ही नहीं सकता इसकी वैल्यू. क्वेश्चन इसको देखना पड़ेगा, जरा रुक जाना. यस ये 10,000 है, रुको. You know here it is the 10,000. So you know 10,000 into x square plus work done equal to force into displacement. तो force into displacement. Force कितना है यहाँ पे 15 न्यूटन frictional force and displacement is x. 2 and 2 cut 4 square 16 is equal to 2 से इसको कट कर दीजिए, ठीक है. तो 5,000 into x square plus 15x. Yes or no? Yes. 5,000 x square plus 15x minus 16 is equal to 0. मिडिल टर्म स्प्लिट करके इसको सॉल्व कर दीजिए, ठीक है. तो देखिए x इज इक्वल टू कितना आ गया आफ्टर सॉल्विंग 0.055 मीटर. दैट इज द 5.5 सेंटीमीटर. योर आंसर शुड बी ए नंबर. क्लियर है? Yes. Now, a body of mass m accelerates uniformly from rest to v1 in time t1. ठीक है. And the instantaneous power delivered to the body as a function of time t is what? पहले क्वेश्चन को समझो कि एक बॉडी है जिसका मास m है, वो एक्सीलरेट कर रहा है रेस्ट से लेकर v1 तक, टाइम t1 लग रहा है. The instantaneous power delivered to the body as a function of time t is equal to what? Suppose A is the acceleration, uniform acceleration. So I can say that v1 equal to u1 plus at1. Rest से जा रहा है इसलिए u0 हो गया. So you can say that acceleration is equal to v1 upon t1. ठीक है. After that, the velocity of the body at any instant, किसी टाइम t पर अगर हमें निकालना है कि उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, तो v इक्वल टू u प्लस at, तो 0 प्लस at. सो आई कैन से दैट v इज इक्वल टू a के जगह सब्स्टिट्यूट कर दिया तो v1 t1 एंड टाइम इज t. यस और नो? Yes. v1 सर एक मिनट a इज इक्वल टू, एक मिनट, हाँ v1 t1 a इज इक्वल टू v1 by t1, तो हाँ यस ठीक है समझ. तो नाउ क्वेश्चन इज हियर व्हाट इज द इंस्टेंटेनियस पावर. सो नाउ
इंस्टेंटेनियस पावर इज इक्वल टू फोर्स इंटू वेलोसिटी। ठीक है, तो फोर्स Yes. क्या होता है m इंटू ए, वेलोसिटी यहाँ पे क्या है v1 अपॉन t1 इंटू टी। अब ए के जगह पे सब्स्टिट्यूट कर दीजिए m इंटू ए के जगह v1 अपॉन t1 and here v1 upon t1 into t. So after multiplying m into v1 square upon t1 square into t, ठीक है, तो आंसर हाँ. देखिए कौन सा आ रहा है, m into v1 square t upon t1 square. So answer should be B number. क्लियर है? Yes. v1 t1 square into हाँ. Now a body is moved along a straight line by a machine delivering a constant power. ठीक है, the distance moved by the body in time t is proportional to what? एक बॉडी जो है वो मूव कर रहा है एक स्ट्रेट लाइन पर, मशीन डेलीवरिंग अ कांस्टेंट पावर। ठीक है, तो पहले देखो पावर इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इंटू वेलोसिटी, एफ इज इक्वल टू एम ए इंटू वी, ए इज इक्वल टू डी बी बाई डी टी। वी को यहाँ कॉपी कर लीजिए, सो आई कैन राइट हियर वी डी वी इज इक्वल टू एफ अपॉन एम डी टी। ठीक है, तो कह रहे हैं द डिस्टेंस मूव्ड बाय द बॉडी इन टाइम टी, मैंने डिस्टेंस निकालना है। तो पहले मैंने पावर को वेलोसिटी के टर्म में पहले कन्वर्ट किया, अब दोनों साइड इंटीग्रेट कर दीजिए, इंटीग्रेशन ऑफ वी डी वी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ अपॉन एम डी टी। ठीक है, एफ अपॉन एम इंटीग्रेशन डी ऑफ टी वी इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन 2 एफ अपॉन एम। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? एक्सेलरेशन। क्लियर नहीं है, तुम समझ नहीं रहे हो, मैं बार बार वही देख रहा हूँ, क्यों, हर चीज में यहाँ यस कर रहे हो। मतलब क्या गलत है इसमें? क्या गलत नहीं है, ये एफ के जगह पी होना चाहिए था ना, पावर ना पी डी टी होता ना। अच्छा वी डी, एक मिनट डिफरेंस में, एक मिनट टू एम डी वी इंटू वी अपॉन डी टी है। हाँ तो वर्क निकाल रहे हैं, वर्क इनटू डीटी इज पावर। हाँ यस, ठीक है, सॉरी, वर्क इज इक्वल टू पावर इनटू डीटी। पावर तो यहाँ पे तो हमने वर्क के फॉर्म में ही नहीं लिखा है, तो डायरेक्ट ऐसे लिखोगे ना, तो पी अपॉन पावर यहाँ पे होना चाहिए। मैं देखना चाह रहा था तुम्हें समझ में आ रहा है या नहीं, हर चीज में यस। अगर वो सिर्फ डीवी होता तो फिर, अगर वो सिर्फ डीवी होता तो फिर वो एफ अपॉन एम डीटी होता ना, पर मैं वो सब नहीं जानता हूँ, यहाँ पे तुम्हारा गलत ये था, बस बाकी बातें बाद में करेंगे। यहाँ तक क्लियर है? पी अपॉन एम इंटीग्रेशन ऑफ डी टी विच इज द टी, यस और नो? सो वी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 पी टी अपॉन एम। यहाँ तक क्लियर है? हम लोग v इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट 2 पी टी अपॉन एम, यस और नो? यस यस। अब यहाँ हम लोग क्या देख रहे हैं, ठीक है, कि वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टी टू द पावर हाफ। यस और नो? यस। लेकिन हमें तो निकालना है कि डिस्टेंस मूव्ड बाय द बॉडी, मतलब डिस्टेंस का रिलेशन निकालना है। तो v इज इक्वल टू यू नो dx अपॉन dt, और dx इज इक्वल टू v dt। ठीक है, v के जगह सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो अंडर रूट 2p अपॉन m इंटू टी इंटू डी टी, यस और नो? यस। p इक्वल टू अंडर रूट 2p अपॉन m इंटू टी टू द पावर हाफ डी टी। क्लियर है? यस। v के जगह में देखते जाना, मैं यस यस हर बार मत करना, मैं गलत गलत भी बीच में करता रहूंगा। हाँ वो देखे, बट मुझे लग रहा है कि अभी तक तो सही है, पर मुझे लग रहा है ये गलत है। v इज इक्वल टू एक dx, क्या dx होना चाहिए ना, कॉन्सेंट्रेट कर रहे हो आज, पता नहीं तुम्हें क्या हो सर, गया। कॉन्सेंट्रेट कर रहा हूँ, बट ये थोड़ा समझने में प्रॉब्लम हो रहा है। क्या समझने में प्रॉब्लम हो रहा है, पहले समझो पहले अच्छा से। dx अपॉन dt इज इक्वल टू v। पहले कहाँ समझने में दिक्कत हो रहा है, यहाँ क्या दिक्कत हुई पहले ये बताओ मुझे। नहीं, इसमें तो वो तब मुझे लगा था कि वो v को ही इंटीग्रेट कर रहे हैं, इसलिए मुझे लगा f अपॉन m इज इक्वल टू a, तो सही हो जाएगा, बट वो ये वाला पार्ट p इक्वल टू f इक्वल टू m a v, ठीक है, m dv बाय dt इंटू v। तो हमने क्या किया, जब dt को अगली साइड शिफ्ट किया तो वो p के पास गया ना। हाँ,
m को PDT, हाँ तो p हुआ, यहाँ तक क्लियर है? हाँ, यस सर, यहाँ तक क्लियर है? यस सर, v इक्वल टू dx बाई dt, तो ये dx इज इक्वल टू ये सारा हो रहा है ना, तो dx इज इक्वल टू ये लिखेंगे, यस और नो? हाँ आफ्टर DX, इंटीग्रेटिंग, अच्छा integration of dx is equal to integration of 2p upon m t to the power half dt. Integration of यस, dx is equal to x. देखो रूट अंडर 2p अपॉन m कांस्टेंट है, t टू दी पावर हाफ का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो हाफ प्लस 1 मतलब 3/2 अपॉन 3/2, यस और नो? 3/2 अपन, हाँ So Yes. you can say that x is equal to under root 2p upon m into 2/3 into t to the power 3/2. तो क्वेश्चन है x और t का रिलेशन क्या होगा, तो x is directly proportional to the t to the power 3/2. तो आंसर शुड बी बी नंबर, यस और नो? हाँ इसको Yes, sir. पहले रुक के पहले सॉल्व करो फिर आगे बढ़ो. हाँ नाउ इफ मास एनर्जी इक्विवेलेंस, आपको पता ही है E इक्वल टू mc स्क्वायर होता है, इसी को मास एनर्जी इक्विवेलेंस कहते हैं. टेकन इनटू अकाउंट व्हेन वाटर इज कूल्ड टू फॉर्म आइस, ठीक है, वाटर को कूल करके क्या बनाया गया है, आइस बनाया गया है. तो कह रहा है मास ऑफ वाटर क्या होगा, क्या इंक्रीज कर होगा या डिक्रीज होगा, रिमेन अनचेंज, फर्स्ट इंक्रीज देन डिक्रीज, क्या होगा? ठीक है. हाँ बहुत बच्चे देखो नॉर्मल, अगर नॉर्मल सोचोगे इक्वल टू mc स्क्वायर पे नहीं सोचोगे तो यही सोचोगे कि सर वही उतने सारे वाटर ही तो हैं जो आइस बन रहे हैं, वॉल्यूम चेंज होगा, मास नहीं चेंज होगा, यही हम लोग समझते हैं. हाँ यस, समझ रहे हैं मेरी बातें? बहुत बच्चे यही गलती करते हैं, वो रिमेन अनचेंज लिख के आ जाते हैं और वो गलत हो जाता है. तो सही Yes, क्या sir. है, देखिए E इक्वल टू mc स्क्वायर अगर काउंट कर रहे हो तो इसमें क्या होता है कि एनर्जी जो है वो मास में भी कन्वर्ट हो सकता है, ये तो आइंस्टाइन ने Yes. कहा था. Yes, तो sir. वाटर हाँ. में काइनेटिक एनर्जी भी है और वो जो है कन्वर्ट होता है आइस में. तो इसका मतलब वो जो काइनेटिक एनर्जी है वो मास में कन्वर्ट होगा. तो Yes, इसका sir. मतलब वाटर का मास प्लस वो काइनेटिक एनर्जी का मास, दोनों का मास क्या होगा, बढ़ेगा. तो इसीलिए आंसर क्या होना चाहिए, इंक्रीजेज, यस और नो? हाँ सुनना मेरी बात, बहुत इंटरेस्टिंग बात है. मैं जब इस क्वेश्चन को किया था, मैंने फर्स्ट टाइम मैंने लिखा था इंक्रीज, फिर बहुत बार डिस्कशन करने लगे हम लोग फ्रेंड से, तो वो लोग कहते, वो लोगों का भी लॉजिक बड़ा अच्छा था, बोला कि अरे भाई मतलब कहाँ से एनर्जी कन्वर्ट हो रहा है तो उसी वाटर में ही ना, वही तो आइस कन्वर्ट हो रहा है, दूसरा मास तो आ ही नहीं रहा है. हाँ मैं फिर कंफ्यूज हो गया, मैं रिमेन अनचेंज सोचने लगा था. ठीक है, एक दो दिन Yes. तक ऐसा चलता रहा, लेकिन मैं क्या कहते हैं अंदर से सेटिस्फेक्शन नहीं आ रही थी. मैंने कहा ना, फिर ये इसने ऐसा लिखा क्यों कि इफ मास एनर्जी इक्विवेलेंस इज टेकन इनटू अकाउंट, इसका तो कुछ ना कुछ लॉजिक होगा. तो इसका लॉजिक यही है कि वाटर की जो काइनेटिक एनर्जी है वो कन्वर्ट हो रहा है आइस की एनर्जी में, एक्स्ट्रा मतलब एनर्जी आइस के मास में, ऐसा कह सकते हैं. तो मास इंक्रीज करती है. ठीक है, मास इंक्रीज करेगा. तो कहने Yes. का मतलब है अगर कोई भी स्टेट चेंज भी होता है ना तो उसमें भी मास में डिफरेंस आता है, अगर आप एनर्जी मास Yes. इक्विवेलेंस को काउंट करेंगे तब. ठीक है, if you Yes. will not count the energy mass equivalence then it will not increase. क्लियर है? Yes, sir. Now a bomb of mass 16 kg at rest explodes into the two pieces of mass. देखिए एक बॉम्ब है, ये दो पीस में एक्सप्लोड कर रहा है. फर्स्ट वन इज द 4 kg एंड सेकेंड वन इज फॉर 12 kg. The velocity of the 12 kg mass is 4 meter per second. इसकी वेलोसिटी कितनी है, 4 meter per second. The kinetic energy of the other mass is what? कहता है इस मास का काइनेटिक एनर्जी क्या होगा. ठीक है, क्वेश्चन एकदम इस तरह से कीजिएगा, समझिएगा, कॉन्फ़िगर कीजिएगा अच्छा से. पहले मेरी बात देखो,
यहाँ पे मोमेंटम कंजर्व्ड होगा, अगर एक्सप्लोड होकर 2 पार्ट में ब्रेक कर रहा है तो मोमेंटम कंजर्व्ड होगा। तो क्या लिखेंगे, बाय कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, बाय हाँ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ठीक है, अब ये तो रेस्ट में था, तो मास 16, वेलोसिटी 0। अब इसका 4 kg वाले का 4 इंटू वेलोसिटी सपोज करो v लेट कर लिया मैंने, 12 kg वाले का 12 इंटू 4, यस और नो? तो 16 Yes. into 0 becomes 0 equal to 4v plus 12 4 जा 48. So v equal to minus 48 upon 12 become minus 12 meter per second. So now kinetic energy of 4 kg mass is equal to formula half mv square. तो half into m is the 4 और v कितना था -12, तो -12 स्क्वायर, 2 से 4 को कट कर दीजिए, 12 स्क्वायर 144 इंटू 2, 288 जूल आंसर। देन योर आंसर शुड बी डी नंबर। क्लियर है? यस सर। सो नाउ दिस लेक्चर इज फिनिश। कमिंग क्लास में हम लोग जी मेंस के ही फर्दर क्वेश्चंस करेंगे और फिर नेक्स्ट चैप्टर करेंगे। टिल देन बाय एज वेल एज बेस्ट ऑफ लक।